हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे सेल की। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको यहाँ बताया था सेल के बारे में और सेल की चिन्ह परिपाटी आपको समझाई थी। ठीक है, कि हम किस सेल का एनोड बनाएंगे, किस सेल का कैथोड बनाएंगे। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ। पहले मैंने बात की थी आपसे गैल्वनिक सेल की। तो गैल्वनिक सेल के अंदर जो हमारे पास अर्ध अभिक्रिया थी, जो हाफ रिएक्शन थी, वो क्या थी? सामने देखिए, हमारे पास जो हाफ रिएक्शन थी वो हमारे पास थी यहाँ पर कि जिंक और Cu+2 बनाता है Zn+2 प्लस Cu। जहां भी आयंस होते हैं वो जलीय अवस्था में होते हैं, तो AQ लिख देंगे बेटा, AQU। ठीक है, क्योंकि जलीय अवस्था में ही आयंस मिलते हैं। इसमें तो हमें सबको पता है कि जिंक का छड़ है वो काम करता है एनोड का, और जो कॉपर का छड़ है वो काम करता है कैथोड का। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई अलग रिएक्शन दे दी जाए तो आप उसको किस तरह से लिखोगे, बस थोड़ा सा ये समझना है आपको, है ना, और कुछ भी नहीं समझना। चलो जी, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको Cu+2Ag बनाता है Cu+2 प्लस 2Ag। ये एक्वस और ये भी एक्वस फॉर्म में है। इस कंडीशन में आप किस तरह से लिखोगे और कैसे लिखोगे? ठीक है, तो अब आपको यहां कैसे पता चलेगा कि कौन सी छड़ एनोड है, कौन सी छड़ कैथोड है? तो मैंने आपको दो ट्रिक बता रखी है। नंबर दे दो 1 2 3 4, तो 1 और 3 और 2 और 4, या तो ऐसे कर लीजिए आप। पहले वाले जो 1 और 3 होगी वो हमेशा क्या होगी? एनोड होगी, और 2 और 4 होगी वो कैथोड होगी। या फिर जहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, देखो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस वाले केस में कॉपर की छड़ एनोड का कार्य करेगी और सिल्वर की छड़ कैथोड का कार्य करेगी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कौन सी छड़ एनोड का कार्य करेगी, कौन सी छड़ कैथोड का कार्य करेगी। सपोज कीजिए मैंने 2 छड़ें दे दी, एक आयरन की और एक निकल की। उस केस में क्या होगा? मैंने 2 छड़ें दे दी, एक कैल्शियम की एक मैग्नीशियम की। उस केस में क्या होगा? मैंने एक लेड की दे दी, एक कॉपर की दे दी। उस केस में क्या होगा? इन सारे ही केसों में आपको एनोड और कैथोड का पता लगाना है। तो पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि आप कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के पात्र में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। ठीक है, आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को आयरन के पात्र में, लोहे के पात्र में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड विभव या छड़ विभव की बात करूंगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए, आपको एक चीज याद करनी है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये बेस है इस पूरे चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ये समझ लेना आपको सब कुछ याद है। ठीक है, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखने जा रहा हूं। ठीक है ना, जिसमें मैंने उन्हीं एलिमेंट्स को लिया है, ठीक है, जो हमारे ज्यादातर यूज में आते हैं। ठीक, ले के बांसुरी को, ले के बांसुरी, ले के बांसुरी को, ठीक है, ले के बांसुरी को ना मुझे एक मिनट, होल्ड 1 मिनट। हाँ, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो है ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियां एमएन मियां जी जिंक जी है ना, मियां जी सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। एक गाना सुना होगा आपने, चप्पा चप्पा चरखा चले, है ना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। चप्पा से क्या मतलब बेटा? सी से है कॉपर, एच से है मरकरी, ए से है Ag, पी से है Pt और ए से है Au। पर हम गाएं चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। ठीक है, अब देखो
सिर्फ अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद है तो ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। ले कर बांसुरी को ना मुझे, ठीक है, मुझे अल मियां जी जेडन जी जी क्रो जानते हो, क्रोफे है ना, COD को NI नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। ठीक है, सॉरी, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। बस ये सीरीज हमें याद करनी है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को याद करने के बाद आपको ये पता रहेगा कि किसी भी सेल के अंदर जब दो छड़ हैं तो कौन सी छड़ एनोड बनेगी और कौन सी छड़ कैथोड बनेगी, या आप किस पात्र में किस लवण का, किस धातु का विलयन रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ये आपको पता चलेगा। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, सामने देखना। लिथियम के मानक अपचयन विभव का मान है सबसे कम -3.07, -3.27 वगैरह वगैरह इस तरह से है, और ये बढ़ता ही जाता है। हाइड्रोजन का होता है 0.0, और फिर उसके बाद इन सबका होता है पॉजिटिव, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Pt, Au। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो यहां अपचयन विभव का मान बढ़ता है, या मैं कहूं, सुनना ध्यान से, जिसके अपचयन विभव का मान जितना ऋणात्मक होता है, ठीक है, वो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पहले इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और जो पहले इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो बनेगा एनोड। बात समझ आ रही है मेरी आपको? जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन करेगा? जो सीरीज में ऊपर आता है। और मैं कहता हूं ऊपर वाला सब कुछ कर सकता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पर पोटेशियम और सोडियम की दो छड़े लेकर सेल बनाता हूं तो आप इसको याद कर लोगे तो खुद ही बता दोगे कि एनोड कौन सा होगा। ऊपर वाला एनोड होगा, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैंने अभी भी आपको बोला था कि अगर आयरन और निकल दो छड़े लेकर मैं सेल बनाता हूं तो कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा? आयरन पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहां पे ये काम करेगा किसका? एनोड का, और निकल काम करेगा कैथोड का। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। ये जिंक ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बात समझ में आया आपको? तो इस सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आप ये एनोड, कैथोड, लेफ्ट, राइट, देखिए आपको पता है हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया था ई सेल बराबर पहले लेते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो वैल्यू है ना वो यही दी जाती है वहां पर। आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल, ई सेल, ठीक है, तो ये ई सेल है मेरे पास, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में कैथोड किसका बना होता है? कॉपर का, ये लो Cu, और माइनस एनोड किसका बना होता है? जिंक का। ठीक है, Zn+2 से यहां लिख देता हूं, Zn से बनता है Zn+2 और Cu+2 से बनता है Cu। ठीक है, अब देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.34 माइनस, और इसकी होती है 0.76 माइनस में। और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के मानक इलेक्ट्रॉनों का मान आता है 1.1 वोल्ट, 1.01 वोल्ट, ठीक है ना, या 1 के समथिंग हम इसको लिखते हैं। तो ये कैसे आया? ये इस वैल्यू के आधार पे आया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। बात समझ में क्या? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लर्न करनी है अच्छे से, ये आपके सामने लिखी हुई है, इसको याद कर लोगे तो आपके वो सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है और क्या आप उसको जिंक के पात्र में रख सकते हो या नहीं? ठीक है, और देखिए यहां पर
सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, क्या उसको लोहे के पात्र में रख सकते हो या नहीं? समझना। फेरस सल्फेट का विलयन है, क्या आप उसको सिल्वर के पात्र में रख सकते हो या नहीं? ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, पात्र ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ना कि इलेक्ट्रॉन त्यागे। मतलब पात्र जो बना होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, पात्र कैसा होना चाहिए बेटा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब कि कैथोड का कार्य करे। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बेटा, यहां पे देखो, कॉपर और जिंक में से अगर हम यहां पे बात करेंगे तो जिंक का पात्र तो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये क्या काम करेगा बेटा? एनोड का काम करेगा, तो पात्र धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, आप नहीं रख सकते हो। ठीक है ना? तो पहले का आंसर क्या हो गया? नो। तो देखो, सिल्वर और आयरन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और आयरन लोहे का पात्र है, तो यहां लोहा एनोड का कार्य करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नो। इधर आ जाओ, फेरस सल्फेट का विलयन है सिल्वर के पात्र में। यहाँ ये सिल्वर जो है ये कैथोड का कार्य करेगा, मतलब पात्र के ऊपर और इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन होगा, जमा होंगे, मतलब रख सकते हैं। तो मेरा जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है आपको, कि पात्र जो है वो कैथोड होना चाहिए और विलयन की जो मेटल है वो एनोड होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, ऐसा जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं? रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉपर क्या काम करेगा? कैथोड का। और जिंक क्या काम करेगा? एनोड का। उल्टा कर दो, ये रहा। रख सकते हो आप? नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके पास कि एक तो एनोड और कैथोड क्या होगा, ठीक है, और दूसरा है आपके पास कि आप किस विलयन को किस पात्र में डाल सकते हो, रख सकते हो। ये दोनों ही चीजें हैं और दोनों का ही आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये दोनों का आंसर आपके सामने है। आपको ये सारी की सारी चीजें आना चाहिए बिना टेंशन के। चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की, है ना? हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात और कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्षण विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, सेल विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? ठीक है ना? बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन है। सेल विभव और विभवांतर में, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलने लग गई तो अंतर आएगा, गाड़ी खड़ी हुई तो पेट्रोल कितना है वो अलग चीज होगी। मैंने केवल हिंट दिया है, आंसर आपको ढूंढना है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलो जी, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, क्षण विभव क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, क्षण का क्या काम है? हम किसी भी क्षण को जब जलीय विलयन या उसके लवणीय विलयन में डुबोते हैं तो दो काम होते हैं भाई साहब, और दो काम कौन से होते हैं वो समझ लीजिए आप। ये लो, जब भी हम किसी क्षण को उसके जलीय विलयन में डुबोते हैं तो यहां पे क्षण दो काम करेगी बेटा। ठीक है, या तो क्षण इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, धातु से बनाएगी धातु आयन और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे बेटा? विलयन में। धातु के ऊपर क्या हो जाएगा? धन आवेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। पहला पॉइंट समझ में आया? या फिर ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्या बनाएगी? धातु का परमाणु बनाएगी। इस कंडीशन में इसमें विपरीत आवेश आ जाएगा, है ना? विलयन में अलग, क्षण पे अलग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता बेटा? अपचयन। अभी हम सांद्रता निश्चित कर लेंगे विलयन की, है ना? तो वहां पे 1 मोल आ जाएगा, मतलब एक मानक माना जाएगा। ठीक है, बस इसको समझ लो, इलेक्ट्रॉन विभव का पता चल जाएगा। क्षण विभव होता है जब किसी क्षण को उसके जलीय विलयन में, है ना, या निश्चित सांद्रता की विलयन में डुबाया जाता है तो क्षण इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है। ठीक है, तो क्षण और विलयन के मध्य विपरीत आवेशों के कारण उत्पन्न विभव को हम क्षण विभव कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव, और अगर अपचयन हो रहा है तो उसे बोलेंगे
अपचयन विभव। ठीक है, जब किसी छड़ को उसके जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है, दो चीज करेगी। ठीक है, जिससे विलयन और छड़ों के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण, विलयन व छड़ के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर को या उत्पन्न विभव को छड़ विभव कहा जाता है। अच्छा, अगर हम सेल विभव की बात करें, यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पूछा है छड़ विभव, लिखता है सेल विभव। ठीक है, तो किसी सेल में दो छड़ों पर उत्पन्न विभवांतर का अंतर, विभवांतर का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सेल का विभव होगा। लेकिन हम यहाँ छड़ की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझे बेटा। तो दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और दूसरा हमारे पास यहाँ पे अपचयन विभव। ठीक है, दो प्रकार के विभव। अब देखो यहाँ पे मानक बात कर लेते हैं। मानक छड़ विभव, ठीक है, 298 केल्विन ताप और निश्चित सांद्रता की विलयन के मध्य, निश्चित कर दो दोनों चीजें, 298 केल्विन ताप पर वो निश्चित सांद्रता के विलयन में उपस्थित छड़ व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक छड़ विभव कहलाता है। और मानक को हम ई नोट से डिनोट करते हैं। ये ई नोट एनोड हो सकता है और ये ई नोट कैथोड हो सकता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो और फिर अगर हम यहाँ पे सेल विभव की बात करें तो आपको पता है सेल ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और मानक सेल विभव की बात करूं तो 298 केल्विन ताप पर निश्चित सांद्रता के सेल में उपस्थित छड़ों के मध्य विभवों का अंतर। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे बेटा अपन, ई नोट सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो ये छड़ विभव है और अब हम आगे की बात करेंगे।